ठीक है बच्चे, अब हमारे पास आता है हमने टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। अदर केसेस यानी कि हमने ना तो वाउचर्स लेना, ना रिवर्स चार्ज, ना ही नॉर्मल चार्ज। अब हम कुछ और केसेस की बात करेंगे। सबसे पहला केस हमारे पास आता है एडवांस वाला। ठीक है, अब हम एडवांस की बात करते हैं। एडवांस का मतलब कि आपके पास जब भी ऑर्डर आ रहा है या तो गुड्स का या सर्विसेज का, उस ऑर्डर के साथ ही रिसिपिएंट आपको एडवांस दे रहा है। आई रिपीट, उस ऑर्डर के साथ ही या तो रिसिपिएंट आपको एडवांस दे रहा है या फिर आपने जितना इनवॉइस उसके लिए बनाया, जितने का बिल बनाया, वो उससे ज़्यादा अमाउंट आपको दे देता है। जैसे आपका मान लो बिल बना 64,100 रुपये का, 64,100। आपने बिल तो इतने का ही बनाया, लेकिन रिसिपिएंट जब आपको पेमेंट कर रहा है तो वो पूरे 65,000 दे रहा है। वो कह रहा है ठीक है ये रख लो, बाकी बाद में एडजस्ट कर लेना। इट मीन्स आपने एडवांस रिसीव कर लिया उससे। आपका इन्वॉइस तो 64,100 का था। तो अब यहाँ पे हम टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? 64,100 तो उसी ट्रांजेक्शन का है ना जिसके लिए इन्वॉइस इशू किया था। गर्ल्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। 64,100 तो वही वाली पेमेंट है जिसके लिए मैंने बिल इशू किया था। तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई तो हम जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, लेकिन जो 900 रुपीज़ एक्स्ट्रा मेरे पास एडवांस वाले आए हैं, इसके लिए हम कहेंगे जब मैं उसके लिए नया बिल इशू कर दूंगी तो वो इनवॉइस की डेट उस एडवांस की टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। क्लियर? मैम रिपीट कर दीजिए। रिपीट, मैं ना इसके सारे एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगी। सब जितने भी पॉइंट्स इसमें दिए हुए सबके एग्जाम्पल करेंगे। रिपीट कर रहे हैं। आपके पास जो सेक्शन गिवन है ये कहता है कि अगर आपको 1,000 रुपये तक का एडवांस अमाउंट मिल जाता है, किससे एक्स्ट्रा? इनवॉइस से एक्स्ट्रा। 1,000 तक का, मैंने एग्जाम्पल में कितना बोला? 900। आपने एक सप्लायर था, उसके पास एक ऑर्डर आया, रिसिपिएंट के लिए जब उसने इनवॉइस इशू किया तो वो 64,100 का था, जितने की उसकी गुड्स थी। अब रिसिपिएंट कहता है जब वो पेमेंट कर रहा है तो वो 65,000 दे देता है, तो यानी कि वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं। वो कह रहा है कि 900 रुपये तो मुझे वापस मत करना, अगले ऑर्डर में एडजस्ट कर लेना। लेकिन क्या सप्लायर उस पर अभी टैक्स दे दे? नहीं, सप्लायर तो उतने पे ही टैक्स देगा जितने की उसने इनवॉइस बनाई है, जितने की उसने गुड सेल की है। कितने की करी है? 64,100 की। तो 64,100 का टाइम ऑफ सप्लाई जब आपके पास वो पेमेंट रिसीव हुई, लेकिन 900 रुपये को आपने अभी टाइम ऑफ सप्लाई उसका अभी नहीं मानोगे। 900 रुपये को टाइम ऑफ सप्लाई आप उस दिन मानोगे जिस दिन आपने 900 रुपये के लिए इनवॉइस इशू कर दिया होगा, चाहे वो आप 3 महीने बाद करो, चाहे आप 2 महीने बाद करो। अब क्लियर है? यस मैम। यही आपको डायग्राम में गिवन है। अगर आप कोई एडवांस ले रहे हो गुड्स के रिगार्डिंग 1,000 रुपये या जो आपके इनवॉइस से एक्स्ट्रा आपने लिए हैं, तो जिस दिन उस एडवांस के लिए आप इनवॉइस इशू करोगे ना, उसी दिन उसके टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। दूसरा है सर्विसेज के केस में। जैसे आप मान लो अपने घर में डिश लगवा रहे हो या केबल लगवा रहे हो, आप कोई सर्विस यूज़ कर रहे हो, उस केस में या तो आपकी सर्विस ड्यू हो जाएगी। सेम केस वही 1,000 रुपये वाला एग्जाम्पल। तो जिस दिन आप उन 1,000 रुपये के लिए बिल निकालोगे उसी दिन आपने या तो टाइम ऑफ सप्लाई मानना है। इसके लिए एक कंडीशन और आएगी बच्चे सर्विसेज के केस में। जिस दिन अगर आपने बिल ही इशू नहीं किया, जैसे आप 1 महीने का जो आपका रेंट आता है उसके लिए आपके सप्लायर ने आपको बिल नहीं दिया, तो इसका मतलब स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं हुआ। कल हमने ये कंडीशन भी की थी, गिवन टाइम में इनवॉइस इशू ना हो। तो अब यहाँ पे क्या करना है? अगर आप अपने सप्लायर को, उन सर्विसेज के सप्लायर को, आप उसे कह रहे हो ये लो आपके पिछले महीने का पेमेंट और आप आगे का भी अभी रख लो। जैसे मान लो आप 450 देते हो, आप 350 देते हो, आप उसे 500 दे रहे हो, तो 150 तो अभी आपका ड्यू नहीं था, लेकिन आपने कहा ये रख लो भैया, अगले महीने एडजस्ट कर लेना नेक्स्ट मंथ की सर्विस के रेंट की सर्विस में। अब आपने क्या किया, जो वो 150 एडवांस दिया हुआ है उसके लिए अभी कौन सा टाइम ऑफ सप्लाई है? 350 वाला जो आपने दे दिया। लेकिन 150 टाइम ऑफ सप्लाई तब आएगा जब वो नेक्स्ट मंथ आपको सर्विस दे देगा।
एग्जाम्पल इसका भी कराऊंगी, टेंशन ना लो। दूसरा पॉइंट है हमारे पास टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। एसोसिएटेड में आप लोगे रिवर्स चार्ज वाला। रिवर्स चार्ज में अब आपने यहाँ पे कहोगे कि सप्लायर इंडिया से बाहर है लेकिन सप्लाई इंडिया में हो रही है, तो आप सप्लायर का तो मान ही नहीं सकते हो, लेकिन हमारी सप्लाई कहाँ पे टैक्सेबल होगी? डेस्टिनेशन प्लेस पे। डेस्टिनेशन तो इंडिया में है। अब आपने टाइम ऑफ सप्लाई वो मानना है जिस दिन या तो रिसिपिएंट की बुक्स में उन गुड्स या सर्विसेज की एंट्री हो गई है या फिर आपने जब पेमेंट की है, क्योंकि सप्लायर के बिहाफ पे आप कुछ भी नोट नहीं कर सकते हो। रिसिपिएंट ने जैसे ही गुड्स ले ली या तो उसने अपनी बुक्स में एंट्री कर ली या फिर उसने पेमेंट करी होगी। अब रिसिपिएंट जब पेमेंट करेगा तो याद है कल हमने बैंक में डेबिट करने की बात की थी, सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो रिवर्स चार्ज फॉलो होगा। रिवर्स चार्ज का मतलब हमने रिसिपिएंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या तो एंट्री देखनी है या फिर उसने जिस दिन पेमेंट करी होगी। पेमेंट करने के लिए भी दो पॉइंट्स थे, या तो उसने पेमेंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख दी या फिर उसके बैंक में से जब डेबिट हो गए, दोनों में से जो भी पहले था। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है एडिशन इन वैल्यू। एडिशन इन वैल्यू का मतलब मान लो आप या तो गुड्स दे रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो। आपने कोई सर्विस दी, ठीक है, किसी पर्सन ने आपको सर्विस के बदले में कुछ देना था। सप्लायर ने जो भी सर्विस दी, रिसिपिएंट ने उसे जो अमाउंट देना था वो टाइम पे नहीं दे रहा। अगर वो उतने टाइम में नहीं देता तो सप्लायर कहते हैं कि आपको मुझे कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी। हो गया एडिशन इन वैल्यू। अब जब आप वो पेनल्टी दे रहे हो, सेम केस जिस दिन आपको वो अमाउंट रिसीव होगा उस दिन आपने उसका टाइम ऑफ सप्लाई मानना है। इसका भी एग्जाम्पल करेंगे, टेंशन नहीं किसी भी चीज़ की। फिर उसके बाद आ रहा है आपने सप्लाई ऑफ गुड्स का टाइम कब मानना है? जिस दिन भी आप वो गुड्स दे रहे हो, जिस दिन उसके ऊपर एडिशन करके दे रहे हो, यानी कि जब आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, सप्लायर कुछ भी दे रहा है उसकी वैल्यू में कुछ एडिशन कर रहा है। जैसे 10,000 की गुड्स, वो कह रहा है कि अगर मुझे आप टाइम पे पेमेंट कर देते हो तो ठीक है, अगर आप मुझे 4 महीने बाद पेमेंट कर रहे हो, 3 महीने का टाइम आपका क्रेडिटर आपको दे रहा है। अब 3 महीने बाद आप उसकी पेमेंट नहीं करते हो, आप चौथे महीने पेमेंट करते हो या फोर्थ मंथ आपका जैसे स्टार्ट हुआ आप तब पेमेंट कर रहे हो। सप्लायर आपको कहेगा नहीं, आपको मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सप्लायर को उन्हीं गुड्स के बदले में जब एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है तो वो उसका एडिशन हो गया। इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब मानना है? जिस दिन आपको ऐसी पेमेंट रिसीव हुई, जिस दिन उसको ऐसा एडिशन इन वैल्यू रिसीव हुआ। एग्जाम्पल देखो, एक रिपेयर करने वाला है राम मोटर्स सप्लायर, इसने एक्स की कार को रिपेयर किया। एक्स यानी कि रिसिपिएंट, उधार पे किया 15 दिसंबर को। कोई बात नहीं, सप्लायर है राम मोटर्स, रिसिपिएंट है एक्स। हमें नहीं पता कि कौन रजिस्टर्ड है तो हम किसको रजिस्टर्ड मानेंगे? सप्लायर को। सप्लायर को। इसने जो सर्विस दी, सर्विस ही की है, कार रिपेयर की है, 15,000 रुपये की है, ठीक है। फिर एक्स ने इसको पेमेंट कर दी 15,000 रुपये, ठीक है। अब वो पेमेंट कब की हमें नहीं पता। आगे कह रहे 200 रुपये इंटरेस्ट के दिए, क्योंकि उधार पे है, उसको टाइमली पेमेंट करना चाहिए था। अब सप्लायर कह रहा है कि आपको 200 रुपये ब्याज के देने होंगे, और जिस दिन पेमेंट हुई, ये डेट है हमारी 20 फरवरी 2018। सबसे पहले देखो हमने सर्विसेज ली हैं रिपेयर की 15,000 रुपये की, वो ली हमने 15 दिसंबर को, ठीक है। तो 15 दिसंबर के अगर 30 दिन बाद में बिल इशू कर दूं तो 15 जनवरी तक हो जाना चाहिए था। कोई बात नहीं। तीसरी टर्म हमारे पास आ रही है पेमेंट की। पेमेंट मेरे पास आई है 20 फरवरी को। दोनों में से पहले क्या है, अर्लियर कौन सा है? 15 दिसंबर। बच्चे, एक्चुअल सप्लाई और दूसरा आपकी पेमेंट, दोनों में से अर्लियर कौन सा है? 15 दिसंबर या 20 फरवरी? 15 दिसंबर। तो टाइम ऑफ सप्लाई 15 दिसंबर, लेकिन 15 दिसंबर कितने के लिए? 15,000 के लिए। लेकिन जो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं, 200 रुपये के ऊपर आप अभी टैक्स नहीं दोगे, उसका टाइम ऑफ सप्लाई वही दिन माना जाएगा जिस दिन वो आपको मिले हैं। कब मिले हैं? 20 फरवरी को। 20 फरवरी। यानी कि 15,000 पे तो टैक्स आप दे दोगे 15 दिसंबर को ही, लेकिन 200 रुपये जो एक्स्ट्रा आए हैं ये वाला ब्याज आपका जाएगा 20 फरवरी वाले टाइम पे। क्लियर? यस मैम। उसके बाद दिया हुआ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स।
अभी तक आपने जो किया, आपको ये नहीं बताया गया कि टैक्स रेट क्या है या हमने बदल दी। अब हम कहेंगे जब हम गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो हमारा टैक्सेबल इवेंट हो गया। टैक्सेबल इवेंट हो गया तो हमने सप्लायर ने गुड्स दे दी या सर्विसेज दे दी, कोई रेट स्पेसिफाई था, दैट्स ओके, इनवॉइस इशू कर दिया, पेमेंट आ गई, हमने कोई बात नहीं की। अब हम कह रहे हैं सप्लाई तो कर दी, इनवॉइस भी इशू कर दिया, लेकिन पेमेंट आने से पहले सरकार ने टैक्स की रेट्स चेंज कर दी। दूसरा केस हो सकता है सारा का सारा एडवांस आ गया, पेमेंट पहले ही आ गई है, मैंने गुड्स भी भेज दी, लेकिन इनवॉइस मैंने बाद में इशू किया है, तो इनवॉइस अभी तक इशू नहीं किया था लेकिन टैक्स की रेट्स चेंज हो गई। दूसरा, मैंने इनवॉइस पहले ही बना दिया, मेरे पास पेमेंट भी एडवांस आ गई, लेकिन गुड्स की सप्लाई होने में 1-2 दिन डिले हो गया, टैक्स की रेट्स चेंज हो गई। अब ये वाले सारे प्रोविजंस हम करेंगे कि टैक्स की रेट अगर चेंज हो जाए तो हमने कैसे और कौन सी रेट लगानी, क्या हम नई रेट लगाएं या हम पुरानी रेट लगाएं। 2 केसेस आपके पास आएंगे, या तो आपने सप्लाई पहले ही कर दी है, सिर्फ सप्लाई कर दी है, वो हो गया बिफोर चेंज, बाकी 2 पॉइंट्स और भी तो थे, इनवॉइस इशू करने की डेट और पेमेंट की डेट, ये दोनों बाद में किए हैं। बच्चे समझ रहे हो? 3 पॉइंट्स थे हमारे पास, 3 थे ना, एक्चुअल सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। 3 में से देखो एक चीज़ पहले हुई है सप्लाई, इसने कहा सप्लाई इज कंप्लीटेड, सप्लाई हमने दे दी चेंज होने से पहले, लेकिन बाकी 2 इवेंट तो बाद में हुए हैं ना, इनवॉइस और पेमेंट। दूसरा केस जो इसने बताया है, आपने सप्लाई दी है बाद में, सप्लाई आपने बाद में दी तो इसका मतलब बाकी 2 चीज़ें हो सकता है पहले हो गई हो। अब इनके केसेस हम 1 बाय 1 कर रहे हैं। सबसे पहला केस हमारे पास आता है, फर्स्ट केस कौन सा है कि अगर हमने सप्लाई पहले ही दे दी, सप्लाई पहले ही दे दी, अब देखो वही पॉइंट है, इनवॉइस बाद में इशू किया, पेमेंट बाद में की, तो इसका मतलब अब जो मुझे डिसीजन लेना है इन दोनों में से लेना है, डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट, इन दोनों में से जो भी पहले है उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। जब इनवॉइस ही बाद में इशू किया, पेमेंट भी बाद में की, तो टैक्स की कौन सी रेट लगेगी? नई वाली। गर्ल्स क्लियर? मैम दोबारा रिपीट करना है इसे। फिर एक काम करो, ये इसमें मत देखो, मैं तुम्हें अपना लिखा हुआ शेयर कर रही हूँ, उसमें देखो, ये वाला फिर बुक में से छोड़ ही दो आप। ओके मैम। हाँ जी चलो, यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है, सेकंड स्लाइड में आ जाइए, मैंने यहाँ पे लिखा है टाइम ऑफ सप्लाई व्हेन देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी कि मैंने तब सप्लाई का टाइम निकालना है जब मेरी टैक्स की रेट चेंज होगी हो। तो हमने 3 चीज़ों की बात की हुई है, सबसे पहला सप्लाई की, दूसरा डेट ऑफ इनवॉइस, इशू ऑफ इनवॉइस को बच्चे मैंने शॉर्ट में लिखा है IOI, तीसरा है रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, इसको भी मैंने शॉर्ट में लिखा होगा कहीं ना कहीं ROP करके, उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। अब देखो, सबसे पहले मेरे पास सप्लाई मैंने पहले ही कर दी, मैंने इनवॉइस भी पहले ही इशू कर दिया, फिर मैंने रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मेरी बाद में आई है, तो इसका मतलब 2 चीज़ें देखो आपकी पहले हो गई हैं। इसमें ना आपको याद करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आपकी बुक वाला कि सप्लाई पहले होगी है या सप्लाई बाद में हुई है, या फिर ये तरीका है। अब देखो 2 इवेंट्स, 3 में से कोई भी 2 इवेंट्स पहले ही हो गए, चलो ये भी छोड़ो, आप नेक्स्ट स्लाइड पे आओ, आपको और भी सिंपल रहेगा। बच्चे नेक्स्ट स्लाइड मिल गई? ठीक है, इसमें देखो, इस डायग्राम को सिर्फ समझना है आपने, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, 3 चीज़ें होती हैं आपके पास, इनवॉइस इशू करना, सप्लाई करना और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। अब आप क्या कहोगे, 3 में से कोई भी 2, काजल नेक्स्ट स्लाइड निकाल लीजिए बच्चे। काजल जो शेयर कर रही है वो अभी तक उसी पे ही है, पुराने वाले पे। ओके मैम वो आगे की तरफ ड्रैग ही नहीं हो रहा। जाएगा बेटा, एक काम करो फिर बंद कर दो, कोई इशू नहीं है, आप अपने फ़ोन में खोल लीजिए।
और सिर्फ इसको ध्यान से सुनो, मिनट से पहले आपको याद हो जाएगा। देखो 3 चीज़ें हमने बात की थी, इनवॉइस, सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की, ठीक है। 3 में से कोई भी 2 इवेंट, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो मैंने लिखा है एनी 2 इवेंट्स बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। अगर इन 3 में से कोई भी 2 रेट ऑफ टैक्स चेंज होने से पहले हो जाते हैं तो मैंने पुरानी रेट लगानी है, ठीक है। राइट हैंड साइड पे देखो कोई 2 इवेंट रेट चेंज होने के बाद हो रहे हैं तो मैंने न्यू रेट लगानी है। आगे बच्चे समझ में? गर्ल्स 3 इवेंट हैं, हमने कल 3 की बात की थी। 3 में से कोई भी 2 टैक्स के रेट चेंज होने से पहले हो रहे हैं, 2 इवेंट पहले हो रहे हैं, उसके बाद रेट चेंज हो रही है, तीसरे के टाइम पे कोई इशू नहीं है, हम पुरानी टैक्स की रेट लगाएंगे। कोई भी 2 इवेंट टैक्स की रेट चेंज होने के बाद हो रही है तो हम बाद वाला रेट लगाएंगे। क्लियर है बच्चे? ठीक है, अब आ जाओ इससे पहले वाली स्लाइड पे। अब देखो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, पहला सप्लाई पहले कर दी, इनवॉइस पहले इशू कर दिया, पेमेंट बाद में आई है, कोई इशू नहीं है। टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा लगेगा? इनवॉइस वाला। तो मैंने टाइम ऑफ सप्लाई में लिखा है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। क्लियर? टैक्स की रेट कौन सी लगेगी? पुराने वाली। 2 इवेंट्स टैक्स रेट चेंज होने से पहले हुए हैं, ये बिफोर आफ्टर मतलब शॉर्ट में लिखा गया है कि टैक्स की रेट चेंज होने से पहले या बाद में। 2 इवेंट टैक्स की रेट चेंज होने से पहले हो गए, एक बाद में हुआ, तो टाइम ऑफ सप्लाई एक तो माना जाएगा इनवॉइस वाला, और रेट कौन सी लगेगी? पुरानी रेट। दूसरा पॉइंट देखो, सप्लाई पहले कर दी, पेमेंट भी देखो बिफोर लिखा हुआ है। 2 चीज़ें कब हुई आपके पास? रेट चेंज होने से पहले, सिर्फ आपने इनवॉइस बाद में इशू किया, तो कौन सी रेट लगेगी? पुरानी रेट। अभी थर्ड स्लाइड में यही देखा ना बच्चे हमने, 2 इवेंट्स टैक्स रेट चेंज होने से पहले हुए हैं, सिर्फ इनवॉइस बाद में इशू किया, तो हम बाद वाले को नहीं मानेंगे, हम पेमेंट के बेसिस पे टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। जब रिसिप्ट ऑफ पेमेंट हुआ है जिस रेट को, वो टाइम ऑफ सप्लाई, और रेट कौन सी लगेगी? ओल्ड रेट। तीसरे पे आ जाओ, सप्लाई मैंने पहले ही कर दी, इनवॉइस बाद में इशू किया, पेमेंट बाद में करी, तो इसका मतलब इन दोनों में से जो भी पहले है एक तो वो टाइम ऑफ सप्लाई, और रेट कौन सी लगेगी? न्यू वाली। क्यों? क्योंकि 2 इवेंट रेट चेंज होने के बाद हो रहे हैं। उसके बाद फोर्थ देखो, सप्लाई पहले कर दी, इनवॉइस भी सप्लाई बाद में की है, इनवॉइस भी बाद में इशू की है, पेमेंट पहले ही आ गई। तो अब हम क्या करेंगे? 2 चीज़ें पहले हैं, एक तो रेट कौन सी लगेगी? न्यू वाली। किस टाइम पे लगेगी? जब मैंने इनवॉइस इशू किया होगा तब, क्योंकि हम नई रेट की बात कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट देखो, 2 चीज़ें आफ्टर है, एक चीज़ बिफोर है, तो कौन सी रेट लगेगी? आफ्टर वाली। न्यू वाली। हाँ वही एक ही बात है, न्यू वाली आफ्टर वाली। और किस टाइम पे लगेगी? जब मैंने पेमेंट बाद में रिसीव किया, तभी तो मैं नई रेट से टैक्स लगाऊंगी। 6 पॉइंट देखो, 2 चीज़ें बिफोर है, एक आफ्टर है, तो कौन सी रेट लगेगी? पुराने वाली रेट, ओल्ड रेट, क्योंकि 2 इवेंट पहले हो रहे हैं, तो पहले वाली रेट लगेगी। कब लगेगी? इनवॉइस और पेमेंट में से जो भी पहले है उस पे। क्लियर हो गया? यस मैम। नहीं हुआ तो चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल करेंगे उसमें हो जाएगा। अब ये पॉइंट्स देखो 1 बाय 1। रेट तो क्लियर हो गए बट टाइम में कंफ्यूज हो गए। फिर एक काम करो, सप्लाई वाला वर्ड छोड़ दो, सप्लाई वाला वर्ड छोड़ दो, इनवॉइस की और पेमेंट की बात करो आप। अभी क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो, अभी एग्जाम्पल कराऊंगी, आप खुद जवाब दोगे। फर्स्ट पॉइंट देखो, टाइमिंग ऑफ 2 ऑफ द 3 मेकर्स, यानी कि 3 चीज़ें हैं, सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट, तीनों में से आपने किन्हीं 2 को लेके चलना है, वो 2 आपको बताएंगे टाइम ऑफ सप्लाई। अब ये कह रहे हैं किन्हीं 2 में अगर चेंज हो जाता है पहले, तो हम ओल्ड रेट लगाएंगे। यही चीज़ मैंने डायग्राम में पीछे बनाई है थर्ड स्लाइड में। अगर कोई भी 2 टैक्स की रेट चेंज होने के बाद हो रहे हैं तो न्यू रेट लगाएंगे। एग्जाम्पल पे आइए बच्चे, अब प्लीज़ इस एग्जाम्पल को देखना, आपको खुद समझ में आएगा। मेरी टैक्स की रेट चेंज हो रही है 15 सितंबर को, ठीक है। पेमेंट जो सप्लायर ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड की 10 सितंबर को। बच्चे यहाँ तक ठीक है? 15 सितंबर को डेट चेंज हुई है मेरी, टैक्स की रेट चेंज हो गई।
सप्लायर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो पेमेंट आई है, यानी कि डेट ऑफ पेमेंट, नॉर्मल चार्ज की बात हो रही है, डेट ऑफ पेमेंट है 10 सितंबर, उसके बैंक में पेमेंट आई 22 सितंबर। तो पहले तो पेमेंट वाला पॉइंट ही क्लियर कर लो, 10 या 22, विच एवर इज अर्लियर। कौन सा अर्लियर है, 10 सितंबर या 22 सितंबर? मैम 10 सितंबर। एक तो हो गया 10 सितंबर, ठीक है। उसके बाद बैंक हमेशा ओपन था भाई 15 सितंबर से लेके 22 सितंबर के बीच में, ठीक है। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट आपने कौन सी माननी है, 10, क्योंकि उस दिन सप्लायर की बुक में रजिस्टर हो गया। अब टाइम ऑफ सप्लाई आप क्या मानोगे, बोलो बच्चे। आई थिंक आप कंफ्यूज हो रहे हो, 10 सितंबर। यू आर टोटली कंफ्यूज्ड। यस मैम। मेरे को पता था ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। अब आपने ना बस आप ये देखो कि रेट चेंज हो रही है, देखो 15 सितंबर को। एज पर रूल जो हमने अब तक किया 10 सितंबर और 22 सितंबर, इन दोनों में से जो पहले होता था हमने वो लेना था। तो 10 सितंबर टाइम ऑफ सप्लाई होना चाहिए था, यही पड़ा अब तक, यस मैम। ठीक है। तो 10 सितंबर मेरा टाइम ऑफ सप्लाई होना चाहिए था, मेरा टैक्स भी उसी हिसाब से लगेगा। लेकिन भाई 10 और 22 के बीच में तो टैक्स की रेट ही चेंज हो गई। मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो पहले ही लिख लिया, लेकिन मेरे बैंक में जब आया वो तो 22 को आया, और वो तब आया जब टैक्स की रेट चेंज हो गई थी, ठीक है। टैक्स की रेट चेंज हो गई थी, तो अब टाइम ऑफ सप्लाई वो चेंज वाली मानी जाएगी, इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई को मैंने 22 सितंबर लिखा है। और टैक्स की कौन सी रेट लगेगी, नए वाली, क्योंकि पेमेंट रिसीव होने से पहले ही मेरी टैक्स की रेट्स चेंज हो गई। नेक्स्ट पे आओ, थर्ड वाली स्लाइड में एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको पढ़ो। एक एबीसी लिमिटेड है, बच्चे मिल गया नेक्स्ट एग्जाम्पल। यस मैम। एबीसी लिमिटेड टूल्स बनाते हैं, ये मैंने अपने आप ही कुछ बनाया एग्जाम्पल सिर्फ तुमको ईजी करने के लिए। एबीसी लिमिटेड कोई है, वो टूल्स बनाती है, जैसे कोई कस्टमर कहते हैं कि ऐसा बना दो, वो वैसा ही बना देते हैं, ठीक है। और इस तरह के गुड्स बनाने के लिए एबीसी लिमिटेड फुल एडवांस भी ले लेते हैं, जैसे ही ऑर्डर आता है तो उन्होंने एडवांस भी एक्सेप्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट, बच्चे पॉइंट्स गड़बड़ हो गए थे इसलिए मैंने रैंकिंग कर दी 1 2 3 4। सबसे पहला, एबीसी लिमिटेड को ऑर्डर कब मिला, 13 अप्रैल को ऑर्डर मिला विद फुल एडवांस अमाउंट, यानी 13 अप्रैल को जो मुझे ऑर्डर मिला उस पर मेरे को सारा का सारा एडवांस भी मिल गया। दूसरा पॉइंट, टूल्स बनाए और डिलीवर कर दिए। फर्स्ट पॉइंट बच्चे, डेट ऑफ सप्लाई बोलो 22 मई। सेकेंड पॉइंट में जो लिखा हुआ है टूल्स डिलीवर्ड, डिलीवर भी मैंने कर दिया 22 मई को। फर्स्ट पॉइंट आ गया, डेट ऑफ सप्लाई 22 मई। बोलो बच्चे, क्लियर फर्स्ट पॉइंट। यस मैम। यस। फिर पॉइंट नंबर 3 में आओ, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, IOI शॉर्ट में लिखा है, इशू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस इशू किया 22 मई को, तो यानी कि एक्चुअल सप्लाई की डेट, इनवॉइस की डेट दोनों सेम हो गई, 22 मई। तीसरा क्या आता है मेरे पास, डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट कब रिसीव की, पेमेंट तो मैंने 13 अप्रैल को ही रिसीव कर ली, सारी की सारी एडवांस, ठीक है यहाँ तक। यस मैम। एक काम करो, नोटबुक खोलो, उसमें साथ साथ लिखते रहो, करोगे तो हो जाएगा। मैम लिख रहे हैं। और फिर खुद कैलकुलेट करो, 3 पॉइंट्स होते हैं, सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट। सप्लाई कब हो रही है, 22 मई को। पेमेंट कब हो रही है, 13 अप्रैल को। इनवॉइस कब इशू कर रहे हैं, 22 मई को, ठीक है। अब इसने टैक्स की कोई बात नहीं की, फोर्थ पॉइंट आप छुपा दो। अगर 3 पॉइंट्स की बात करें, तीनों में से जो सबसे पहले है उसके अकॉर्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई निकाल लो, बताओ कौन सा पहले। तो टाइम ऑफ सप्लाई, हाँ जिस दिन पेमेंट हो, तीनों में से जो भी आपके पास पहले है 13 अप्रैल। इसने कुछ नहीं कहा टैक्स की रेट चेंज हुई है कि नहीं हुई है, तो टाइम ऑफ सप्लाई 13 अप्रैल, टैक्स कौन सा लगेगा, जो एप्लीकेबल होगा। समझ गए बच्चे यहाँ तक। यस मैम, ये वाला तो समझ आ गया। अब ये कहता है कि 20 मई को टैक्स की रेट चेंज हो गई,
20 मई को, तो उसके 2 दिन बाद तो मैंने डिलीवरी करी है और 2 दिन बाद ही मेरा इनवॉइस इशू हुआ है। 2 इवेंट्स रेट चेंज होने के बाद हुए हैं। अब समझे, 2 इवेंट्स रेट चेंज होने के 2 दिन बाद हुए हैं। 2 इवेंट बाद में हुए हैं, तो टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई बोलो। न्यू रेट पे होगा। तो आप इनवॉइस और सप्लाई के अकॉर्डिंग निकालोगे, तो आप कौन सा निकालोगे फिर? तो आपका 22 मई टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा और रेट कौन सी लगेगी? नई वाली। न्यू वाली। न्यू रेट लगेगा। अब ठीक है बच्चे, आप समझ गए? यस मैम। नीचे मैंने लिखा है हेयर चेंज्ड या फिर इंक्रीज्ड, जो भी रेट उसने अब बनाई है वो एप्लीकेबल होगी गुड्स के ऊपर जो भी हमने सप्लाई की है, क्योंकि इनवॉइस मैंने इशू की है 20 मई के बाद। 20 मई को रेट चेंज हुई थी, यानी कि आफ्टर चेंज इन टैक्स रेट। 2 इवेंट बाद में हुए, 20 को डेट चेंज हो गई। रेट चेंज होने के 2 दिन बाद ही मैंने इनवॉइस इशू किया और 2 दिन बाद ही गुड्स की डिलीवरी की। 2 चीज़ें बाद में हुई हैं, बाद में हुई हैं तो सप्लाई को ना देख के मैंने क्या मानना है? मैंने एडवांस यानी डेट ऑफ पेमेंट माननी है। डेट ऑफ पेमेंट सॉरी इनवॉइस की माननी है। इनवॉइस मेरा 22 मई को है, तो इसका मतलब मेरा टाइम ऑफ सप्लाई 22 मई, और जो टैक्स की रेट लगेगी वो कौन सी लगेगी? न्यू वाली। न्यू वाली। अब समझ गए बच्चे? यस मैम। अब आया समझ। यस मैम। काजल अब ठीक है? काजल बच्चे अब ठीक है? जी मैम, समझ में आ गया। इसको आप ना 2 तरह से करना हो। एक तो 4th पॉइंट के बिना, तो आपको पता है भी 13 अप्रैल माननी है, जो हमने पहले केसेस किए हुए हैं। अगर रेट चेंज होती है तो फिर ये देखना है आपने कि रेट चेंज हो गई। 2 इवेंट को देखना है आपने, बस। ठीक है बच्चे, क्लियर यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ओके। यस मैम।